हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भी और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी बहुत ही ज्यादा संभावना है। और आप जानते हैं कि आपके पेपर में क्या हो रहा है कि 20 अंक का एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो जो आपके नंबर इंक्रीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही वजह से आपके नंबर इंक्रीज हो पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जाना है। ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसके आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। नीचे दिया गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको बताना है कि यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का क्या हो रहा है, ये दोनों विस्थापित हो रहा है। ठीक है, ये क्या आ जा रहा है इसके स्थान पे और ये उठ करके यहाँ पे चला जा रहा है, मतलब इनका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ये जो एक मतलब Fe है वो अपना जगह छोड़ करके Al के पास चला गया। हाँ, Al जो है अपना जगह छोड़ करके कहाँ चला गया, Fe के पास चला गया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। ठीक है, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो बताइए कि वो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो वह अभिक्रिया है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण के कारण क्या होता है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, संक्षारण। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा इजी है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से भी दे सकता है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, और ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, CaCO3। चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 0, 1, 7 या 14। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। ठीक है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि जिंक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धातु की अभिक्रिया अगर हम अम्ल से कराते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। जिंक क्या है, तो एक धातु है, इसकी अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, तो H2SO4 से कराई जा रही है। तो क्या मिलेगा, ZnSO4 और प्लस में मिलेगा H2 गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो H2 गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस का बनना उदाहरण है। चलिए पहले अभिक्रिया देख लेते हैं कैसे अभिक्रिया होगा। तो कार्बन प्लस इसकी अभिक्रिया कराया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या हमें मिल रहा है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एक अभिक्रिया बताया गया है कि जब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और सेम टू सेम इसका उल्टा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। जब दो यानी जब एकल अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होता है तो वो हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण पर अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो वहां पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वहां पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है 8वां क्वेश्चन की सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। क्लोरीन, ब्रोमीन,
फ्लूओरीन या आयोडीन? ये जो क्वेश्चन है यह 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसलिए इस बार भी पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से भी कई सारे जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट अगले साल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है ये सब प्रश्न, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लूओरीन या आयोडीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो देखो ब्यूटेनॉन में क्या है, कीटोन समूह है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि कीटोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कीटोन में जो कार्बन होता है वो 2 सिंगल बॉन्ड इस तरह होता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, तो एल्डिहाइड होता है, और ये क्या होता है, तो ये एल्कोहल होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ईथर होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको सभी का क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता भी दिया हूँ, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है और ये ईथर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ठीक है। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा एथेनोइक अम्ल, तीसरा प्रोपेनोइक अम्ल और चौथा मेथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक की बात किया मतलब 2 कार्बन होगा, तो पहला तो सेम टू सेम वही लिखा गया है, एसिटिक अम्ल, मतलब ये तो नहीं होगा। फिर देखो तीसरा है प्रोपेनोइक, ये तो पहले ही नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपेन आ गया। चौथा मेथेन आ गया, ये नहीं होगा। दूसरा एथेनोइक अम्ल, मतलब इसमें भी 2 कार्बन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। उत्सर्जन के ही द्वारा क्या होता है, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है शरीर से, तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है, तो वह उत्सर्जन होता है। अगला है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, या ग्रेगर जार मेंडल ने, या जोहानसन ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे, ये भी आपका PYQ है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान प्रश्न है, फिर भी देखिए आपके पेपर में पूछा गया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे, सरसों, साइकस, अरहर या मटर? तो ये तो सभी बता देंगे कौन सा पौधा था वो, तो वो मटर था। मेंडल ने मटर पर ही अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी होते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, पपीता, बी क्या है, गुड़हल, सी क्या है, सरसों, और डी है मटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। पपीता में पुष्प क्या होते हैं, तो यह एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी दिया है अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी दिया है गर्भाशय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है योनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी का स्थापित किया जाता है, तो वो गर्भाशय में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी? तो आपको पता होगा कि जो परावर्तन था वो सभी दर्पणों के लिए सत्य होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वह समतल दर्पण हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा, इनमें से सभी के लिए यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, आवर्धित का मतलब बड़ा और काल्पनिक, ठीक है, प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अवतल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग प्रतिबिंब बनाए होंगे हर अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो आपको पता होगा कि किसमें क्या होता है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो लास्ट वाला होता है वही काल्पनिक और आवर्धित रहता है, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। 18वां क्वेश्चन है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, यह भी आपके PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक,
या विद्युत रोधी। तो जिसका भी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा उतना कम होगा। तो अगर बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, विद्युत रोधी हो जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह विद्युत रोधी कहलाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि विद्युत शक्ति की इकाई है। बहुत ही इजी प्रश्न है, फिर भी ये आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो पेपर में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन सरल है उसको छोड़ दीजिए और बहुत ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन याद करके जाइए। आसान भी कर लीजिए और कठिन भी करके जाइए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि आसान क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वोल्ट होता है, वाट होता है, जूल होता है या कूलाम होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, पहला है पक्षभावी मांसपेशियां, दूसरा है नेत्र लेंस, तीसरा है पुतली और चौथा है कार्निया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षभावी मांसपेशियां। ठीक है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पक्षभावी मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको एक जगह पे नोट कर लीजिए और जब पेपर देने जाइएगा तो इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे प्रीवियस ईयर से भी पूछा गया है। ठीक है, 2023 में ही पूछा गया था इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।